हर सुनहरी शाम के ढलते ही अंधेरे की एक खामोश चादर पूरे गांव को ढक लेती। यह कहानी है एक ऐसे रहस्यमयी गांव की जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा चीखने लगता है, गलियां वीरान हो जाती हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और हवा में किसी अनजानी आहट की गूंज सुनाई देती है। फिलहाल डुमरी गांव में रात के ठीक 7 बजने वाले थे। आसमान में कड़कती बिजली और तेज बारिश जैसे कोई अनहोनी होने का इशारा दे रही हो। दादाजी 7 बजने वाले हैं, जल्दी घर पहुंचना होगा। हाँ रोहन बेटे, सब अनाज की बोरी लोड हो चुकी है, अब घर की तरफ निकलते हैं। रोहन, सुमित और उसके दादाजी अपनी बैलगाड़ी को लेकर घर की तरफ जाने लगते हैं। आज रोहन के दादाजी के खेत की कटाई हो रही थी, जिसके कारण रात हो गई। दादाजी आप इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? वो वाला रास्ता आपको लेना चाहिए था। अरे रोहन, मैं कितनी बार कह चुका हूं कि थोड़ा कम दिमाग लगाया करो। तुमको पता है, इस वाले रास्ते से हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। लेकिन दादाजी, इस रास्ते पर तो उस दायन का घर पड़ता है। इस रास्ते से जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हाँ दादाजी, मुझे भी डर लग रहा है। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि वो सबसे पहले सर पे मरती है, फिर टुकड़े टुकड़े काट देती है। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। हम लोग उस रास्ते से जा रहे हैं, उसके घर नहीं। वह डायन अपने घर से बाहर कभी नहीं निकलती है। जब कोई उसके घर में जाता है तब वह उसको मारती है। हम लोग उस रास्ते से अपने घर की तरफ निकल जाएंगे, समझे मेरी बातों को तुम लोग? वह तीनों बातचीत करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। चलते चलते उनकी बैलगाड़ी उस डायन के घर के सामने पहुंच जाती है। यही घर है उस डायन का। मैं इस डायन के बारे में काफी सुना था और आज उसका घर भी देख लिया। लेकिन दादाजी, लगता है उसके घर के सामने कोई आदमी खड़ा है। हाँ, लगता है वह दूसरे गांव से है। वह आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है? शायद उसका साइकिल पंचर है और वो उससे मदद मंगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि ये किसका घर है। तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं उसको बता कर आता हूँ। दादाजी, हम लोग किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। मैं उसको बता दूं कि यह घर एक पिशाचिनी का घर है। गंगाराम वहां से उस घर की तरफ जाता है। तभी वह आदमी उस घर के अंदर चला जाता है। गंगाराम वहीं पर रुक जाता है और सोचने लगता है कि मैंने उसको बचा नहीं पाया। मैं उसको बचा नहीं पाया, अब वह पिशासानी उसको मार देगी। फिलहाल मुझे अपने बच्चों के साथ घर जाना चाहिए, यहां पर रुकना ठीक नहीं है। गंगाराम वहां से अपनी बैलगाड़ी की तरफ जाता है। तभी वह आदमी बाहर आ जाता है। गंगाराम जैसे पीछे मुड़कर देखता है, तभी उसके सामने वह चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और उसको भी अपने साथ घर के अंदर लेकर चली जाती है। इतना समय हो गया, अभी तक दादाजी बैलगाड़ी के पास नहीं आए। हाँ, सुमित भैया, अभी तक उनको आ जाना चाहिए था। अब ठीक से आगे दिखाई भी नहीं दे रहा है, कोहरा भी घेर रहा है। हम दोनों चलकर देखते हैं कि आखिर वो कहाँ रह गए। रोहन और सुमित दोनों उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह दोनों वहां पर पहुंचकर देखते हैं, लेकिन इन लोगों को वहां पर न तो गंगाराम था और न ही वह आदमी। पता नहीं दादाजी कहाँ चले गए। हम लोगों से कह रहे थे कि मैं यहीं पर हूँ और अभी आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। सुमित? हाँ रोहन भैया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पता नहीं इतनी दूर में कहाँ चले गए। कहीं दादाजी घर के अंदर तो नहीं चले गए? सुमित,
जमीन पर देखो, जैसे कोई चीज घसीट को लेकर गई हो। सुमित नीचे देखता है और उसको भी वही लगता है जो रोहन कह रहा था। हाँ रोहन, तुम सही कह रहे हो। लगता है वो शैतान दादाजी को घसीट कर अंदर लेकर चला गया है। रोहन, अब हम लोग क्या करें? रोहन कुछ नहीं बोलता है और कुछ ना कुछ मन में सोचने लगता है। इधर सुमित काफी डरा हुआ था। सुमित हटो, नीचे देखो। सुमित के बगल से ही एक जहरीला सांप गुजरता है। ये दोनों उस सांप को देखकर डर जाते हैं। रोहन भैया, अब हम लोग क्या करें? हम लोग अंदर चलकर देखते हैं और किसी तरह अपने दादाजी को बचते हैं। हाँ रोहन, तुम ठीक कह रहे हो। हम दोनों को अंदर जाना ही होगा, लेकिन गेट से जाएंगे तो वो शैतान हम दोनों को मार डालेगा। हम लोगों को छत के रास्ते से जाना पड़ेगा। हाँ, हम लोग छत के रास्ते से ही जाएंगे। वह लोग किसी तरह छत पर पहुंच जाते हैं। वह दोनों चिमनी के रहे अंदर चले जाते हैं। रोहन और सुमित दोनों लोग घर को देखते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है। रोहन, यहाँ पर तो कोई नहीं है। हमें अलग होकर दादाजी को ढूंढना होगा। ठीक है, हम इस तरफ जाता हूं, तुम उस तरफ जाओ। वह दोनों अलग अलग कमरे में जाते हैं। ये शैतान तो उस आदमी को मार दिया। मुझे जल्द से जल्द अपने दादाजी को ढूंढना होगा। इस गिलास में क्या है, थोड़ा देखूं? रोहन जैसे गिलास के पास जाता है, तभी गिलास अपने आप नीचे गिर जाता है। रोहन जब गिलास को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस गिलास में से खून निकल रहा था। उस गिलास की आवाज शैतान ने सुन लिया और उसकी तरफ जाने लगता है। इधर रोहन उसी जगह खड़ा था। तभी वह शैतान भी आ जाता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इधर सुमित को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये तो रोहन भैया की आवाज है। लगता है उसके साथ कुछ हुआ है। मुझे जाकर देखना चाहिए। सुमित के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि रोहन का सिर्फ सर ही था और पूरा शरीर गायब हो चुका था। यह देखकर सुमित को लगता है। मुझे अपने दादाजी जल्दी ढूंढकर बचाना होगा। सुमित जल्दी से बारी बारी एक एक कमरे में जाकर देखता है, लेकिन उसको गंगाराम कहीं नहीं दिखाई देता है। कहीं शैतान दादाजी को खा तो नहीं गया? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी सुमित को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। सुमित समझ चुका था कि वह शैतान मेरी ही तरफ आ रहा है। सुमित जल्दी से एक कोने में जाकर छिप जाता है। मैंने ने किसी को नहीं बचा पाया। अब मैं क्या करूं? मुझे अब जल्दी से घर जाना होगा और अपने पिता को सारी बात बताना होगा। सुमित जिस रास्ते से आया था वह उसी रास्ते से छत पर पहुंच जाता है और वहां से आगे की तरफ देखता है।
सुमित छत पर से नीचे आ जाता है और वहां से अपने घर की ओर भागने लगता है। सुनिए जी, आपके पिताजी और हम दोनों के बच्चे घर अभी तक नहीं आए। खेत कभी का काट चुका था। आप जाकर देखिए कि वह लोग कहाँ रह गए। ठीक है भाग्यवान, मैं जाकर देखता हूँ। राजू मशाल लेकर खेत की तरफ चल देता है। सुमित अपने पिता को देख लेता है और जल्दी से अपने पिता के पास जाता है। पिताजी, आप जल्दी से मुझे घर लेकर चलो, नहीं तो वो शैतान हम दोनों को मार देगा। सुमित, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो और कैसी कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी, वो शैतान रोहन और दादाजी को मार दिया। लेकिन कैसे सुमित? आखिर तुम लोग उस घर में क्यों गए? पहले घर चलो पिताजी, वो शैतान इधर ही आता होगा। राजू और सुमित दोनों लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। चलते चलते सुमित अपने घर पहुंच जाता है और सारी बात अपने पिता और मां को बताने लगता है। ये तो बहुत बुरा हुआ। उस शैतान को मैं नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, आखिर वो शैतान उस घर में कैसे आया? आखिर वो लोगों को क्यों मार रहा है? वह शैतान लोगों को वैसे नहीं मारता। जो भी उसके घर में प्रवेश करता है वह उसी को मारता है। और तुम लोग भी वही गलती कर बैठे। 20 साल पहले की बात है। उस घर में पहले एक अघोरी रहा करता था जो कई सालों से तपस्या कर रहा था। उसके पास कुछ दिव्य शक्तियां थीं। एक दिन सरपंच का लड़का मोहन उस अघोरी से मिलने जाता है। क्या बात है मोहन, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? अघोरी बाबा जी, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मुझे भी तंत्र विद्या सीखना है, मुझे सिखा दो। मैं तुमको जरूर सिखा दूंगा मोहन। आज से ही तुम रात को मेरे पास आ जाना। ठीक है अघोरी बाबा। मोहन वहां से चला जाता है। जब रात होती है तब मोहन उस अघोरी के पास आता है और उसके साथ बैठकर तपस्या करने लगता है। बाबा जी, ये तपस्या कितने दिनों में सफल हो जाएगा? 3 दिन मोहन। जो तुमने आज मंत्र को याद किया है उस मंत्र को घर पर जाकर 10 बार रिपीट कर लेना। मोहन अघोरी की बात मान लेता है और अपने घर चला जाता है। उसके पिता को कुछ शक होता है, लेकिन सरपंच अपने बेटे से कुछ नहीं बोलता है। दूसरे दिन भी मोहन उस बाबा के पास जाता है और उसके पास बैठकर तपस्या करने लगता है। फिर मोहन घर पर आकर भी वही मंत्र जाप करने लगता है। फिर तीसरे दिन वह जाता है और अघोरी के पास बैठकर उसके साथ मंत्र का जाप करने लगता है। लेकिन अघोरी के मन में कुछ अलग ही बात चल रही थी जो मोहन नहीं समझ पा रहा था। जब मोहन मंत्र का जाप कर रहा था तब अघोरी एक तलवार लेकर आता है और उसकी गर्दन को अलग कर देता है। अघोरी नरक के देवता को उसकी बलि चढ़ा देता है। अगले दिन यह बात सरपंच को पता चलती है। सरपंच उस अघोरी को उसके घर में ही मार देता है और उसके घर के नीचे दफन कर देता है। तब से उसकी आत्मा उस घर में गूंजती है।